नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आपका गजानन क्लासेज ऑनलाइन निःशुल्क क्लासेज में आपका स्वागत। जैसा कि पिछली क्लास में हमने संसद की सामान्य जानकारी जिसमें लोकसभा राज्यसभा के स्ट्रक्चर के बारे में चर्चा की थी, आज हम इस क्लास में राज्यसभा के गठन, संरचना और उसकी विशेष प्रावधानों के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए, राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट। पिछली क्लास में हमने ये बताया था कि राज्यसभा का गठन व संरचना के बारे में हमने पिछली क्लास में बताया था आपको कि संविधान के आर्टिकल 80 अनुच्छेद 80 के अंदर राज्यसभा के गठन और उसकी संरचना के संबंध में प्रावधान किया गया है। जैसा कि हमने बताया था कि राज्यसभा की गठन की बात करें तो जब अधिकतम सदस्य संख्या की बात करें, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है, तो हमने बताया था पिछली क्लास में कि 250 सदस्य हो सकते हैं। और वर्तमान में कितने सदस्य हो सकते हैं, वर्तमान में कितने सदस्य हैं, तो वर्तमान यदि सदस्य संख्या की बात करें तो हमने पिछली क्लास में बताया था 245 है। ये जो 245 सदस्य हैं, जिनमें से 229 सदस्य जो है राज्यों से हैं और 4 जो सदस्य हैं ये आपके यूटी से, यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेश, वहां से है, और 12 सदस्य जो है इनको राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। ये बात भी हमने पिछली क्लास में की थी। यानी जो 245 सदस्य है वर्तमान में, उनमें से 229 सदस्य जो है विभिन्न राज्यों से चुने जाते हैं, जिसका प्रावधान जो है कौन से राज्यों को कितनी सीटें राज्यसभा में आवंटित है। मैंने पिछली क्लास में बात की थी कि भारतीय संविधान की जो 4वीं अनुसूची है उसके अंदर प्रावधान किया गया है। तो 229 राज्यों से है, 4 केंद्र शासित प्रदेशों से और 12 राष्ट्रपति द्वारा विभिन्न 4 जो क्षेत्र है, कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के अंदर जो विशेष योग्यता रखने वाले व्यक्तियों में से इनको मनोनीत किया जाता है। देखिए, हम आज बात करें कि कोई अगर ये पूछे कि मैं राज्यसभा का सदस्य कैसे बन सकता हूं, मतलब है कि योग्यता क्या है राज्यसभा के सदस्य बनने की। तो देखिए, राज्यसभा के सदस्यों की योग्यता क्या है, यानी मैं राज्यसभा का सदस्य कैसे बन सकता हूं, उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो देखिए, जब हम राज्यसभा के सदस्यों की योग्यता की बात करें, सदस्य बनने की योग्यता, क्या योग्यता होनी चाहिए सदस्य बनने की, इसकी हम यदि बात करें तो देखिए, भारतीय संविधान में राज्यसभा का सदस्य बनने की जो योग्यता है वो निर्धारित है। वो ये है, पहली योग्यता है कि वो भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो, यानी वो सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक हो। ये पहली योग्यता, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी योग्यता यह है कि उसकी आयु 30 वर्ष पूर्ण हो चुकी हो, यानी उसने वो 30 वर्ष की आयु को पूर्ण कर चुका हो। ऊपरी आयु का कोई प्रावधान नहीं है, यह प्रावधान है कि उसने 30 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो। और तीसरा जो प्रावधान है वो है कि सार्वजनिक क्षेत्र में लाभ के पद पर ना हो। ये 3 मुख्य योग्यता है। वो भारत का नागरिक हो, 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र में लाभ के पद पर ना हो। इसके अतिरिक्त राज्यसभा के सदस्यों की योग्यता निर्धारित करने की शक्ति जो है वो संविधान द्वारा संसद को प्रदत्त की गई है। तो कोई कहे कि मैं कैसे बन सकता हूं, तो उसके लिए 3 योग्यता होना जरूरी है। हमारे संविधान का जो अनुच्छेद है 84, आर्टिकल 84, 84 अनुच्छेद जो 84 है, उस अनुच्छेद के अंदर स्पष्ट रूप से इन 3 योग्यताओं का प्रावधान किया गया है और आगे योग्यता जोड़ने, कोई और नई योग्यता निर्धारित करने की शक्ति जो है संसद को दी गई है। तो योग्यता हो गई। अब योग्यता होने के बाद हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि राज्यसभा का चुनाव कैसे होता है,
किस पद्धति से होता है, कैसे होता है, उसके ऊपर हम थोड़ी चर्चा करेंगे कि एक राज्यसभा का सदस्य कैसे बना जा सकता है, चुनाव कैसे होते हैं। तो देखिए, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव इलेक्शन कैसे होता है। एक स्टेट काउंसिल ऑफ स्टेट का मेंबर अर्थात राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए चुनाव कैसे होते हैं। तो देखिए, हमारे संविधान के अनुच्छेद 80 अनुच्छेद 80 जो है, आर्टिकल 80 के अंदर राज्यसभा के चुनाव की प्रक्रिया बताई गई है कि चुनाव कैसे होगा, किस मेथड से होगा। ये सारी बात जो है हमारे संविधान के आर्टिकल 80 के अंदर बताई हुई है। तो देखिए, चुनाव कैसे होते हैं राज्यसभा के सदस्यों का। तो अनुच्छेद 80 की जब बात करते हैं तो प्रक्रिया निर्धारित है, चुनाव कैसे होते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जो पद्धति चुनाव का जो मेथड है वो चुनाव होते हैं अप्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से का मतलब यह है कि चुनाव, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कभी सीधे जनता द्वारा नहीं किया जाता है। अप्रत्यक्ष रूप का मतलब यह है कि जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा इसका चुनाव किया जाता है। मतलब यह है कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जो है वो राज्यों की विधानसभा, राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। अब यदि चुनाव कैसे होता है, तो चुनाव जो है वोट, राज्यसभा के सदस्यों को चुनने के लिए वोट कौन देते हैं। तो बोर्ड में लिखा हुआ है कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जो है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अप्रत्यक्ष रूप का मतलब यह है कि इन सदस्यों का चुनाव जो है राज्यों की विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं उन सदस्यों द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। अब बात करें कि किस पद्धति से चुनाव होते हैं, पद्धति कौन सी अपनाई जाती है चुनाव में। तो देखिए, जब हम पद्धति की बात करते हैं तो चुनाव में पद्धति अपनाई जाती है एकल संक्रमणीय आनुपातिक, एकल संक्रमणीय आनुपातिक मत प्रणाली। देखिए, आर्टिकल 80 के अंतर्गत ये प्रक्रिया निर्धारित है कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जो है विधानसभा के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से एकल संक्रमणीय आनुपातिक मत प्रणाली के द्वारा किया जाता है। अब बात आती है कि एकल संक्रमणीय आनुपातिक मत प्रणाली क्या है। तो मित्रों, आगे की क्लास में जब हम चुनाव की विभिन्न पद्धतियों के बारे में चर्चा करेंगे तब आपको सारी पद्धति, फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट, आनुपातिक पद्धति, सीमित मत प्रणाली, इन सबके ऊपर चर्चा करूंगा। तो देखिए, एकल संक्रमणीय आनुपातिक मत प्रणाली, ये हमारे संविधान के आर्टिकल 80 में लिखा हुआ है कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जो है एकल संक्रमणीय आनुपातिक मत प्रणाली के माध्यम से होता है। अब देखिए, यहां थोड़ा आपको ध्यान रखना है, आगे चलकर एक शब्द और जुड़ सकता है। जैसे एक होता है गुप्त मतदान प्रणाली, और एक होती है खुला मतदान प्रणाली। क्या है? एक तो है गुप्त मतदान प्रणाली और दूसरा है खुला मतदान प्रणाली। देखिए, इसका मतलब यह हुआ, गुप्त मतदान प्रणाली का मतलब यह है कि आपने किसको वोट दिया है, ठीक है, यह आपको किसी को दिखाने की आवश्यकता नहीं है, आपने सीधा वोट दिया और मतपेटी में डाल दिया। जैसे भारत के जो राष्ट्रपति का चुनाव है वो भी एकल संक्रमणीय आनुपातिक मत प्रणाली के द्वारा होता है, कि वहां गुप्त मतदान प्रणाली का प्रयोग में ली जाती है, जिस वोट को किसी को दिखाना नहीं होता है। जैसे ही वोट दिया और सीधा मतपत्र में पेटी जो होती है उसको मतपत्र उसमें ले जाकर डाल दो। अब बात करेंगे राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है। तो राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव में एकल संक्रमणीय आनुपातिक मत प्रणाली के साथ जो मतदान होता है खुला मतदान होता है। देखिए, खुला और गुप्त मतदान प्रणाली का, खुला मतदान प्रणाली का जो राज्यसभा में प्रावधान है ये कोई संविधान में इसका उल्लेख नहीं है। विशेषकर तो इसका उल्लेख कहाँ है, तो देखिए इसका उल्लेख है आरपीए 1950 और 1951, यानी भारत में दो कानून बने हुए, जन प्रतिनिधित्व कानून
1951, 1950, उसके अंदर ये खुला मतदान प्रणाली का उल्लेख है। खुला मतदान प्रणाली का मतलब ये होता है कि राज्यसभा में जो क्रॉस वोटिंग हो रही थी और कोई कई ऐसे सदस्य जो विपरीत पार्टियों में वोट देके जीता देते थे, इस प्रकार की जो प्रणाली, थोड़ा भ्रष्टाचार बढ़ गया था, उसको रोकने के लिए ये खुला मतदान प्रणाली लाई गई। अब ये सिस्टम है कि कोई व्यक्ति जिस पार्टी के उम्मीदवार को मतदान देने जा रहा है, तो उस पार्टी द्वारा जो नियुक्त व्यक्ति होता है, जो भी पार्टी नियुक्त करती है उसको वो वोट देने से पहले उसको दिखाना होता कि मैंने वोट दिया है। ठीक है, तो राज्यसभा का चुनाव जो है एकल संक्रमणीय आनुपातिक मत प्रणाली में खुले मतदान प्रणाली के द्वारा किया जाता है। अब मैंने पहले भी आपको बता दिया कि चुनाव किसके कौन करते हैं, तो चुनाव राज्यों की विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं उनके द्वारा इनका चुनाव किया जाता है। अब बात करेंगे आप कि चुनाव कैसे होता है। मतलब जैसे उदाहरण के लिए राजस्थान में 3 सीटें अभी खाली चल रही है राज्यसभा की, तो इन 3 सीटों पर चुनाव कैसे होगा, प्रक्रिया क्या है कि चुनाव कैसे, हमने ये बता दिया आपको कि भाई ये मेथड आएगा, खुला मतदान प्रणाली होगी, वोट कौन देंगे ये भी बता दिया कि विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होंगे उनके द्वारा मतदान किया जाएगा। लेकिन अब बात ये आती है कि वोट होगा कैसे। जैसे अभी आज की बात करें राजस्थान में, तो वर्तमान में राज्यसभा के 3 सीटें रिक्त है और उन 3 सीटों पर अभी थोड़े दिन बाद चुनाव होने वाले हैं। तो चुनाव कैसे होंगे, तो आइए चलते हम देखिए कि चुनाव कैसे होंगे। तो देखिए चुनाव की प्रक्रिया क्या है, तो वो थोड़ा देख लीजिए। चुनाव वोट कैसे डालते हैं, उसका बहुमत कैसे निर्धारित होता है, तो एक सूत्र है, देखिए, मतदाता बटा रिक्त स्थान या रिक्त स्थान +1 और या +1, ये आप सूत्र देख लीजिए, इससे पता चल जाएगा चुनाव कैसे होते हैं। तो देखिए मतदाता बटा रिक्त स्थान, कितनी सीटें खाली है, +1 और या +1, मतलब मतदाता कौन होंगे हम पहले भी स्पष्ट कर चुके हैं कि मतदाता हमेशा उस राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होंगे जिस राज्य में चुनाव होने जा रहे हैं। अब यदि हम राजस्थान की बात करें, जैसे हम उदाहरण के लिए राजस्थान को लेते हैं, तो यदि हम राजस्थान की बात करें तो आप देखिए राजस्थान में अभी 3 रिक्त स्थानों पे चुनाव होने वाले, अभी 3 रिक्त स्थान चल रहे हैं। तो अब देखिए मतदाता कौन है, राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। अब राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य कितने हैं, 200। कितने हैं, 200। कितनी सीटें खाली हुई अभी, कितनी सीटों पर चुनाव होने वाले राज्यसभा के, तो देखिए जैसा कि मैंने पूर्व में बताया कि अभी राजस्थान में 3 सीटों पर चुनाव होने वाले। कितनी सीटों पर होने वाले, 3 प्लस क्या करना है, 1 करना है, तो ये 1 जोड़ दिया, फिर प्लस क्या करना है, 1 करना है। देखिए 3 + 1 बराबर क्या हो गया, 200/4, यानी बराबर कितने हो गए, 50। कितने हो गए, 50 + 1 बराबर 51। अब इस लिहाज से अगर देखा जाए तो अभी राजस्थान के अंदर जो चुनाव होने वाले हैं राज्यसभा के, उस राज्यसभा के 3 उम्मीदवार जो होंगे, और 3 सीटों पर जो चुनाव होने वाले हैं, उसमें जो उम्मीदवार 51 वोट लाएगा वो विजय घोषित कर दिया जाएगा। अभी थोड़ा ट्रेंड देख लें तो राजस्थान में अभी जैसे कांग्रेस की सरकार है तो उसके पास 100+ सीट है, एक 100+ सीटें हैं, तो नो डाउट 2 स्थान जो है वो सीधे सीधे इस फॉर्मूले के हिसाब से कांग्रेस के खाते में जाएंगे, और एक 76 सीट जो है बीजेपी के पास है, इस लिहाज से वो सीधा सीधा 1 सीट जो है बीजेपी के खाते में जाएगी। कुल मिला के आपको प्रणाली समझ में आ जानी चाहिए कैसे होगा। तो मतदाता मतलब उस राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या बटा रिक्त स्थान, यानी जितनी सीटें खाली है उसके साथ कितना जोड़ दो, 1 और +1। जैसे राजस्थान का उदाहरण दिया, 3 सीटों पर भी चुनाव होंगे, तो 200 सीट जो है वो आपके कुल है मतदाता निर्वाचित विधानसभा सदस्य की संख्या है, और प्लस कितनी सीटें खाली है, 3 खाली, तो 3 प्लस क्या कर दिया, 1 और प्लस क्या जोड़ दिया, 1, तो बराबर क्या हो गया, 51। इस प्रकार से राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है। यह है चुनाव की प्रक्रिया, इस प्रकार चुनाव संपन्न करवाए जाते हैं। तो हमने योग्यता पढ़ ली, योग्यता के बाद हमने सदस्यों का चुनाव कर लिया। अब हम चुनाव करने के बाद हम राज्यसभा के कार्यकाल, सदस्यों के कार्यकाल की बात करेंगे।
राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल। देखिए, पूर्व की क्लास में एक बात हम स्पष्ट कर चुके हैं कि राज्यसभा एक स्थायी सदन है, परमानेंट हाउस है। क्या है? राज्यसभा क्या है? एक स्थायी सदन है, परमानेंट हाउस है, स्थायी सदन है। स्थायी सदन का मतलब यह है, जो हमारे संविधान का आर्टिकल 83(1) जो ये कहता है कि राज्यसभा क्या है? स्थायी सदन है। स्थायी सदन का मतलब यह है कि राज्यसभा एक बार गठित हुई थी और एक बार गठित होने के बाद, जैसा कि 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का गठन हुआ और 13 मई 1952 को राज्यसभा की पहली बैठक हुई। ये फैक्चुअल डाटा याद रखना थोड़ा। 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का गठन हुआ और 13 मई 1952 को राज्यसभा की पहली बैठक हुई, यानी एक बार गठित हुई। संविधान में कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ है कि राज्यसभा का कार्यकाल, राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता, क्योंकि राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है, स्थायी सदन है। इसका एक बार गठन हुआ और एक बार गठन होने के बाद इसको कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। तो ऐसा कहीं लिखा हुआ राज्यसभा का कार्यकाल, राज्यसभा का कभी कार्यकाल नहीं होता है। ठीक है, बात करें राज्यसभा के सदस्य कार्यकाल, तो अनुच्छेद 83 के अंदर लिखा हुआ है कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होगा? 6 वर्ष होगा। कितना होगा? एक राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होगा 6 वर्ष, 6 वर्ष कार्यकाल होगा। लेकिन साथ में यह भी लिखा हुआ है कि कार्यकाल 6 वर्ष होगा, लेकिन प्रति 2 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद? प्रति 2 वर्ष बाद, प्रति 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करेंगे। अवकाश ग्रहण करने का मतलब है कि प्रति 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्यों का कार्यकाल पूरा होगा, वो अवकाश ग्रहण करेंगे और उनके स्थान पर प्रति 2 वर्ष बाद 1/3 नए सदस्यों का चुनाव कराया जाएगा। ये चलता रहता है। तो आपके दिमाग में एक सवाल उत्पन्न होगा कि जब पहली बार 1952 में राज्यसभा का गठन हुआ, तब सदस्यों का कार्यकाल पूरा हुआ ही नहीं, मतलब सभी एक साथ बने थे सारे सदस्य। तो फिर ये जो सिस्टम है कि प्रति 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्यों का कार्यकाल से कार्यकाल पूरा होगा, वो अवकाश ग्रहण करेंगे और उनके स्थान पर 1/3 सदस्य नए चुने जाएंगे। ये कैसे होगा? तो देखिए, 1952 में जब चुनाव हुए थे, उस समय सभी सदस्यों का कार्यकाल एक साथ शुरू हुआ था। ऐसी स्थिति में इस फॉर्मूले को लागू करना कि प्रति 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करेंगे, जबकि उस समय 6 वर्ष का कार्यकाल किसी का पूर्ण नहीं हुआ था, तो कैसे किया गया? तो देखिए, कब कब होगा? 1952 में चुनाव हुए, इसका मतलब 1956 और 1956, तो 54, 56 और 1958, यहां 6 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। तो देखिए, 1956 में पहली बार जब राज्यसभा के गठन का 2 वर्ष हो गया, अब इस हिसाब से 1/3 सदस्यों का रिटायरमेंट देना या उन्हें कार्यकाल पूर्ण करना जरूरी था। तो फिर लॉटरी निकाली गई और लॉटरी निकालकर 1/3 सदस्यों के अवकाश ग्रहण करवाया गया और उनकी जगह 1/3 सदस्य चुने गए। फिर 2 वर्ष बाद वही लॉटरी वाली प्रक्रिया अपनाई गई, यानी 1952 में गठित हुई, 54 में लॉटरी द्वारा 1/3 सदस्यों को अवकाश ग्रहण करवाया। फिर 1956 के अंदर फिर लॉटरी निकाली गई और 1/3 सदस्यों को अवकाश ग्रहण करवाया गया। और फिर आप देखते हैं कि 1958 में तो ऑटोमेटिक भी 1/3 सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष जो है पूर्ण हो गया। इस प्रकार यह प्रक्रिया 1958 के बाद आज तक सतत रूप से जारी है। प्रति 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य अपना कार्यकाल पूर्ण करते हैं और उनके स्थान पर नए सदस्यों का चुनाव किया जाता है। ठीक है, अब यदि बात करें कि कार्यकाल हो गया, अब हम कार्यकाल के बाद फिर चर्चा करेंगे कि राज्यसभा के पदाधिकारी कौन कौन होते हैं। तो देखिए, हम राज्यसभा के पदाधिकारियों पे चर्चा करेंगे, थोड़ी सी बेसिक जानकारी आपको देंगे। पदाधिकारी,
मुख्य रूप से राज्यसभा में दो पदाधिकारी होते हैं प्रमुखतः। एक होता है आपके सभापति और दूसरा होता है उपसभापति। सभापति और उपसभापति दो मुख्य, संवैधानिक रूप से अगर देखा जाए तो दो मुख्य पदाधिकारी हैं। एक तो है आपका सभापति और दूसरा आपका है उपसभापति। अब देखिए, आप इस बात को जानते हैं कि भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है, भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। विशेष बात यह है कि भारत का उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है वो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य द्वारा किया जाता है। उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे जब हम राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पढ़ेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, भारतीय संविधान का आर्टिकल 89 ये कहता है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अब ध्यान ये रखना है कि ये एकमात्र ऐसा पद है, ठीक है, जो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति है, वो कभी भी राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। इसलिए इनका कार्यकाल उपराष्ट्रपति में 5 वर्ष है तो 5 वर्ष ही रहेगा। और सभापति द्वारा सामान्य परिस्थितियों में कभी भी राज्यसभा में वोट नहीं दिया जाता, ये कास्टिंग वोट करते हैं। कास्टिंग वोट का मतलब है निर्णायक मत। कभी ऐसी स्थिति आ जाए कि जब निर्णायक मत की आवश्यकता हो, उस समय सदन में सभापति द्वारा अपने मत का, निर्णायक मत के रूप में मत का प्रयोग किया जाता है। तो भारत का आर्टिकल 89 कहता है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अब दूसरा जो मुख्य पद है वो है उपसभापति। क्या है? उपसभापति। देखिए, उपसभापति पहली बात तो राज्यसभा का सदस्य होता है, ठीक है, और उपसभापति का चुनाव भी राज्यसभा के सदस्यों के में से ही किया जाता है। तो यहां ध्यान रखना, उपसभापति 6 वर्ष के लिए चुना जाता है, क्योंकि राज्यसभा का सदस्य है तो 6 वर्ष का कार्यकाल उसका हो सकता है, ठीक है। अब बात करें कार्य क्या है, तो लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की भांति जो सदन का अनुशासन बनाए रखना, सदन की कार्रवाई का संचालन करना, सदन का नियंत्रण निर्देशन करना, ये सारे कार्य सभापति द्वारा संपन्न किए जाते हैं। अब एक देखिए, प्रशासनिक पदाधिकारी भी होता है सदन के अंदर। ये दो संवैधानिक पदाधिकारी है, उसके अंतर्गत एक प्रशासनिक अधिकारी होता है जो प्रशासनिक क्षेत्र से है पदाधिकारी, ठीक है। उस प्रशासनिक पदाधिकारी नाम है राज्यसभा का महासचिव। राज्यसभा का महासचिव। देखिए, राज्यसभा का महासचिव जो होता है प्रशासनिक अधिकारी होता है, अखिल भारतीय सेवा से वो आता है, और उसका जो चयन जो है राज्यसभा में नियुक्ति जो है सभापति द्वारा की जाती है। तो विशेषकर आप 3 अधिकारियों का ध्यान रखें, सभापति, उपसभापति और राज्यसभा का महासचिव। अब हम अगले क्रम में ये बात करेंगे कि राज्यसभा के पास लोकसभा की तुलना में विशेष प्रावधान क्या है, अर्थात राज्यसभा लोकसभा की तुलना में कौन कौन सी विशेष शक्तियां रखती है जो कि लोकसभा के पास नहीं है, केवल और केवल राज्यसभा के पास है। तो देखिए, हम चर्चा करेंगे कि वो कौन कौन सी विशेष शक्तियां हैं जो लोकसभा के पास नहीं है, केवल और केवल राज्यसभा के पास है। तो देखिए, सबसे पहला बिंदु जो मैं ले रहा हूं, जैसे हम कह सकते हैं राज्यसभा के विशेष प्रावधान, विशेष प्रावधान, और दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं विशिष्ट शक्तियां। ये देखिए, पहली बात, पहला क्या है? पहला विशेष ये है कि जब हम बात करें अनुच्छेद 249 की, आर्टिकल 249 क्या कहता है? देखिए, अनुच्छेद 249 क्या कहता है? आर्टिकल 249 में लिखा हुआ है कि राज्य सूची का कोई विषय, किस सूची का? राज्य सूची का विषय। देखिए, सामान्य जो स्टेट लिस्ट का कोई भी सब्जेक्ट होता है उस पर कानून बनाने का अधिकार जो है राज्य विधानमंडल को दिया गया है। राज्यों के जो विधानमंडल है उनको कानून बनाने का अधिकार दिया गया है, ठीक है। लेकिन
आर्टिकल 249 ये कहता है कि राज्यसभा अपने उपस्थित, ध्यान रखना, उपस्थित व मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत, यहां यह ध्यान रखने वाली बात है, कुल कहीं लिखा हुआ नहीं है, कुल सदस्य शब्द नहीं है, इस बात को विशेषकर ध्यान रखना। क्या लिखा हुआ है कि राज्यसभा अपने उपस्थित एवं मत देने वाले, उस दिन उपस्थित, सदन में उस दिन उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से यह घोषित कर दे कि राज्य सूची का कोई भी विषय राष्ट्रीय महत्व का है। जो राज्य सूची का जो विषय है उसमें कोई राष्ट्रीय महत्व नहीं थे। तो ऐसी परिस्थिति में राज्य सूची के इस विषय पर संसद को कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है, जो कि केवल और केवल ऐसा राज्यसभा कर सकती है। यह राज्यसभा का पहला विशेष प्रावधान है। अब हम राज्यसभा के दूसरे विशेष प्रावधान की बात करें। देखिए, हम दूसरे विशेष प्रावधान की बात करते हैं तो देखिए, राज्यसभा का जो सभापति है, जिसको हम उपराष्ट्रपति जो है वही राज्यसभा का सभापति होता है। तो यदि हम उपराष्ट्रपति की बात करें तो देखिए, उपराष्ट्रपति अर्थात राज्यसभा का सभापति। देखिए, उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदस्यों द्वारा मिलकर किया जाता है। जब चुना जाता है तब लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलकर उसका चुनाव करती है। लेकिन जब अब हटाने की बात करें तो देखिए, हटाते कैसे हैं? तो राज्यसभा यदि अपने एक सदस्यों के बहुमत से प्रस्ताव पारित कर देती है हटाने का और लोकसभा केवल उसे सहमत हो जाती है, तो राज्यसभा के सभापति अर्थात भारत के उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। तो ये एक विशेष प्रावधान है। चुनाव में दोनों साथ हैं, लेकिन हटाने में लोकसभा केवल सहमत होनी चाहिए। प्रस्ताव कहां पारित होगा? राज्यसभा। अब हम यदि राज्यसभा की तीसरी विशेष शक्ति या विशेष प्रावधान की बात कर लें तो हमारी भारतीय संविधान का अनुच्छेद है आर्टिकल 312, अनुच्छेद 312। तो देखिए, अनुच्छेद 312 में नई अखिल भारतीय सेवाओं का सर्जन है। अखिल भारतीय सेवा क्या होती है आप जानते हैं अच्छी तरह से। आईएएस, आईपीएस और आईएफएस 3 प्रकार की जो सेवा है, उन सेवा को हम अखिल भारतीय सेवा कहते हैं। तो देखिए, अनुच्छेद 312 में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि किसी भी अखिल भारतीय नई सेवा का सर्जन करना हो, कोई सेवा में विस्तार करना हो या गठन करना हो, तो उसका विशेष शक्ति जो है वो किसको दी गई है? राज्यसभा को दी गई है। ठीक है, अब हम चौथे विशेष प्रावधान की बात कर लें। जैसे मैं बताऊंगा आपको अनुच्छेद 352, 356, अनुच्छेद 360। देखिए, मैं आपको आपातकालीन शक्तियों पे लेके चला गया सीधा सीधा। देखिए, अनुच्छेद 352, 356, 360 ये जो है आपके राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां हैं। लेकिन मैं यहां क्यों लेके आया विशेष में? तो देखिए, विशेष ये है कि अनुच्छेद 352 की कोई उद्घोषणा होती है राष्ट्रपति द्वारा, तो 1 माह में संसद द्वारा उसका अनुमोदन जरूरी है। और 52 से कोई उद्घोषणा होती है तो 2 माह में संसद द्वारा उसका अनुमोदन जरूरी है। और 360 में कोई होती है तो उसका भी 2 माह में संसद द्वारा अनुमोदन जरूरी है। ठीक है, अब मान लें, ये मान के चलें कि उद्घोषणा होने के बाद लोकसभा का विघटन हो गया हो, लोकसभा भंग हो गई हो, तो ऐसी परिस्थिति में नई लोकसभा के गठन तक उस उद्घोषणा को प्रभावी रखने की सहमति जो है राज्यसभा द्वारा दी जाती है। तो आज हमने राज्यसभा के बारे में बात की। हम अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।